गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करेंगे 4.4। 4.4 में बेसिकली हमें दो चीज़ पढ़ना है। एक तो है कि मुद्रित उपकरणों के बारे में और दूसरा है दृश्य श्रव्य उपकरणों के बारे में। हमने जब 4.1 पढ़ा था तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि उपकरण जो हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिंट एड्स और नॉन प्रिंट एड्स, यानी कि मुद्रित और एक अमुद्रित। तो हम लोग अभी अमुद्रित की ही बात कर रहे थे। अमुद्रित में क्या क्या आता है? श्रव्य उपकरण, दृश्य उपकरण, श्रव्य दृश्य उपकरण। तो हमने 4.2 4.3 में श्रव्य उपकरण और दृश्य उपकरणों के बारे में पढ़ लिया। इसमें हम पढ़ेंगे श्रव्य दृश्य उपकरण, ऑडियो विजुअल एड्स, और इसमें पढ़ेंगे हम प्रिंट उपकरणों के बारे में। वो तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में दे रखा है कि श्रव्य उपकरण, दृश्य श्रव्य उपकरण, जिसको इसमें वैद्युतिक उपकरण, वैद्युतिक मतलब कि आपका जो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, ये वैद्युतिक मैं भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक का है, इलेक्ट्रॉनिक एड्स भी इसको बोलते हैं। वो जो टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक एड्स भी बोलते हैं। वो तो इसमें आपको क्या कहते हैं कि हमें ये पढ़ना है श्रव्य दृश्य उपकरण के रूप में, कि ये है कि टेलीविज़न, कंप्यूटर और विश्वजाल के सहायक उपकरणों के रूप में प्रयोग की विधि और उपयोगिता। तो यानी कि विश्वजाल जानते होंगे आप, जो ये वेबसाइट हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जो है आपका www जो हम लोग बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, इसी को हम लोग विश्वजाल हिंदी में कहा जाता है। तो हमें यही पढ़ना है बेसिकली आपका ऑडियो विजुअल एड्स में, कि टेलीविज़न क्या है, कंप्यूटर क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, और यह विश्वजाल यानी कि वेबसाइट के या वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में कैसे उपयोगी है। वो इसी की हम लोग बात इस 4.4 में करेंगे। वो तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेलीविज़न सब लोग परिचित हैं। क्या है टेलीविज़न, क्या है इसका उपयोगिता, क्या है शिक्षण के रूप में। वो ऑडियो विजुअल एड्स के रूप में टेलीविज़न के क्या लाभ हैं, वो क्या बता सकते हैं टेलीविज़न के लाभ। तो जैसे हम ये ऑडियो विजुअल एड्स आपको पता है, वो ऑडियो विजुअल एड्स में क्या होता है कि हम चीज़ों को देख भी सकते हैं और चीज़ों को हम सुन भी सकते हैं। वो तो इसकी क्या उपयोगिता है, तो इसका उपयोगिता आप बता सकते हैं कि टेलीविज़न पर एक ही समय में विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रकरणों पर तैयार किए गए पाठ को हम कम खर्च में देश में बैठे विभिन्न कोने में विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। यानी कि आपको टेलीविज़न पर कोई भी, अगर सपोज मान के चलिए कि टेलीविज़न पे अगर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों या मानसिक मंद विद्यार्थियों या हियरिंग विद्यार्थियों की हमें सिम्टम्स के बारे में बताया जा रहा है, उनके लिमिटेशन के बारे में बताया जा रहा है, तो एक जो टीचर होगा तो क्या कर सकता है कि हाँ आपका क्लास में ही बता सकता है वो। लेकिन जब टेलीविज़न पे प्रसारण आता है तो इस भारत में कहीं भी, चाहे वो गाँव में बैठा हुआ हो, चाहे वो शहरों में बैठा हुआ, क्या करेगा वो उस चीज़ को पढ़ लेता है, समझ जाता है वो। तो यानी वही बात कर रहा है कि एक विषय पर बोले गए बातों को सभी क्या कहते हैं कि आपके बच्चे या सभी विद्यार्थी सुन सकते हैं। और क्या इसका फ़ायदा हो सकता है टेलीविज़न पर, तो आप बता सकते हैं कि टेलीविज़न पर मनोरंजन, खेलकूद तथा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास के निर्माण में सहायक होता है। वो क्योंकि आप देखते हैं कि क्या होता है टेलीविज़न पर, इसमें इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, खेलकूद से रिलेटेड समाचार आ रहा है। आजकल जो आप कल देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का, इससे संबंधित सूचनाएं मिल रही हैं। वो इससे क्या होता है, इससे विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ता है। तब जब ज्ञान आपके अंतर्गत आएगा तो आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। वो तो वही बात ये कह रहा है कि ये इसका फ़ायदा एक ये है। वो और क्या टेलीविज़न का है फ़ायदा बता सकते हैं। वो तो आप बता सकते हैं कि यह विद्यार्थियों को साहित्यिक तथ्यों का यथार्थ ज्ञान कराने में सहायक है। वो साहित्यिक तथ्यों यानी कि
यानी कि हम लोग हिंदी साहित्य की बात हमने किए होंगे, देखे होंगे कि हाँ उसमें कौन से अलग अलग काल हैं, काल में कौन से कवि हैं, कौन सी रचनाएं हैं वो। तो वो जब हम एक लेक्चर विधि की बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के जो उसके ऊपर रचना लिखी गई थी चंद्र बरदाई द्वारा, वो क्या थी वो, लेकिन जब वो सामने आपके चित्रों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से वो प्रसारित होता है, उसको वो मानस्क्रिप्ट दिखाई जाती है, वो चंद्र बरदाई या पृथ्वीराज चौहान के कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, तो क्या होता है इससे जो है कि आप ज़्यादा जल्दी से सीख जाते हैं वो। तो आपका जो ज्ञान जो होता है यथार्थ होता है, स्थायी होता है वो। और क्या इसका आप उपयोगिता बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि यह विद्यार्थियों को उच्च स्तर के भाषण एवं साहित्यिक परिचर्चाएं सुनने के सुअवसर प्रदान करता है वो। यानी कि टेलीविज़न के माध्यम से क्या होता है वो, उसमें जो व्यक्ति होते हैं जिसको बुलाया जाता है, जो पैनल जिसको हम कहते हैं होते हैं, तो क्या होते हैं कि एक नामी जामी व्यक्ति होते हैं, किसी कवि को बुलाया जाता है, किसी लेखक को बुलाया जाता है वो। तो आप उनकी परिचर्चाएं सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो वो आपके लिए बहुत सहायक होता है वो देखते हैं कि हाँ कैसे इतनी अच्छे प्रकार से लोग बोलते हैं, कितना इनका विषय वस्तु का ज्ञान है वो। तो वो बहुत आप लोगों के फ़ायदेमंद होता है। तो इसकी एक उपयोगिता या लाभ ये हो गया। और इसकी उपयोगिता यह बता सकते हैं कि यह दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन जो बोलते हैं, यह दूरस्थ शिक्षा में बहुत प्रभावशाली होता है वो। यानी कि आप लोग घर बैठे ही इस पे देखेंगे कि कई सारे चैनल हैं, स्वयं प्रभा है, NIOS का चैनल है, इग्नू का चैनल है, UGC का है वो सब आता रहता है वो। तो आप घर बैठे ही आप अच्छे अच्छे जो वक्ता हैं, जो टीचर हैं, उनका लेक्चर घर बैठे सुन सकते हैं वो। और अभी ख़ास तौर से जब आपको जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप देखते होंगे कि न्यूज़ में भी आ रहा है, मीडिया पेपर में भी आ रहा है कि अलग अलग चैनल सब आने लगे हैं वो। MHRD ने शुरुआत कर दिया है वो। स्वयं प्रभा हो गया, इग्नू का चैनल हो गया, वो अलग अलग देखेंगे आपके तो टीवी पे चैनल पे आने लगे हैं वो। तो उससे आप जो आपके संबंधित वीडियो हैं वो बड़े अच्छे प्रकार सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं वो, जो आपके लिए वो लाभदायक हो सकता है। तो ये उपयोगिता एक आप बता सकते हैं। और क्या उपयोगिता बता सकते हैं? आप कह सकते हैं कि टेलीविज़न के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, विभिन्न महापुरुषों के जन्मदिन, त्योहारों आदि का प्रसारण होता है, जिससे क्या होता है कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम की भावना विकसित होती है। हम महात्मा गांधी के बारे में बच्चों को लेक्चर बताएंगे कि महात्मा गांधी क्या है, कैसे किए थे, कैसे आंदोलन किए थे वो। लेकिन जब हम महात्मा गांधी के बारे में कोई वीडियो चलाते हैं कि हाँ देखिए महात्मा गांधी ऐसे थे, ये दांडी की यात्रा किया था तो उन्होंने ऐसे किया था वो, तो जब बच्चे वो वीडियो देखते हैं तो उनके एक वास्तविक अनुभव होता है वो। तो उससे क्या होता है कि उससे वो उस ज्ञान को जल्दी सीखते हैं, उस बात को जल्दी समझते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन गेन हो रही है कैसे, देखने से भी, सुनने से भी, उसके बारे में चर्चा करने से भी वो। तो वो इसके फ़ायदे हो गए। तो ये सॉरी, इस प्रकार ये कई सारे आप बता सकते हैं टेलीविज़न के क्या लाभ हैं हिंदी शिक्षण में वो। इसकी अगर हम बात करें, आपका इसमें जो दे रखा है कि इसका प्रयोग विधि क्या है, विश्वजाल के सहायक उपकरण में प्रयोग विधि। तो विश्वजाल यानी कि एक वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में क्या है वो, तो आप देखेंगे कि अब टेलीविज़न जो है आपके कैसे है, आपके मोबाइल पे भी आने लगा। जियो टीवी ने शुरू कर दिया, क्या किया है वो मोबाइल पे ही आप देख लेते हैं वो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डिश टीवी चाहिए उसी से आ जाइए वो। तो अब इंटरनेट जो आ गया है उसके माध्यम से क्या होता है कि हम टीवी जो हैं हम आपके क्या कहते हैं कि मोबाइल पे भी देख सकते हैं वो। कई सारे चैनल हैं वो। सपोज करिए कि अमेरिका का कोई चैनल है कि फॉक्स न्यूज़ है, वो CNN है, वाशिंगटन पोस्ट के जो न्यूज़पेपर है उसका कुछ अपना चैनल है वो हमारे इंडिया में नहीं आता है वो। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब यानी विश्वजाल, अगर हमारे विश्वजाल की सहायता से हम दुनिया के किसी भी देश का चैनल, वहाँ का जो प्रसारित हो रहे कार्यक्रम हम देख सकते हैं वो। तो यही कह रहा है कि एक बहुत फ़ायदेमंद है विश्वजाल जो हुआ है, जो वेबसाइट हैं वर्ल्ड वाइड वेब है वो, उसमें एक टेलीविज़न एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है कि आप कहीं के भी बैठे, ऑक्सफोर्ड के भी अगर कोई लेक्चर चाहिए आपको तो आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं वो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑक्सफोर्ड जाके वहाँ पढ़ाई करनी है वो,
किसी भी अमेरिकन कोई यूनिवर्सिटी का कोई लेक्चर चाहिए, आप यूट्यूब पे जाइए, उसके चैनलों पे सर्च करिए तो आपको वो उपलब्ध हो सकता है वो। तो ये था इसका उपयोगिता वो। अगर हम बात करें कि क्या कैसे इसका हम प्रयोग किया जाए वो, टेलीविज़न के प्रयोग में कुछ सावधानियों की बात करें वो, तो आप देख सकते हैं कि टेलीविज़न के प्रयोग में जो सावधानियां हैं, सबसे पहले तो ये है कि हिंदी शिक्षक को टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले हिंदी के शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि आपको हिंदी शिक्षण के आप टीचर हैं, आप बच्चों को टेलीविज़न पर दिखाना है, आपके स्कूल में कोई टेलीविज़न है वो, तो सबसे पहले कि आपको वो शेड्यूल पता होना चाहिए कि कब क्या आ रहा है, हिंदी से रिलेटेड कब आ रहा है वो, तभी आप बच्चों को दिखा पाएंगे वो। तो पहले सबसे सावधानी तो ये होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल क्या है वो। दूसरा सावधानी आप क्या बता सकते हैं कि प्रसारित होने वाले हिंदी के शैक्षिक कार्यक्रम को भली भांति देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। यानी कि आप क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं चलो चलिए इसको देखो। हो सकता है विद्यार्थी नहीं जाना चाहें वो, लेकिन आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि नहीं इससे बड़ा अच्छा उसमें दिखाएगा, ये चीज़ें बताएगा, आज हिंदी साहित्य का ये बताएगा, अलंकार का ऐसे डिस्कस करेगा, तो वो मोटिवेट करना चाहिए। और क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो, और आप ये बता सकते हैं कि उस प्रसारण में आए मुख्य बिंदुओं एवं तथ्यों को नोट करने का निर्देश भी विद्यार्थियों को देना चाहिए हो, ताकि विद्यार्थी इसे केवल मनोरंजन की दृष्टि से न देखें वरन उसे शैक्षिक महत्व की दृष्टि से भी देखें वो। यानी कि ऐसा ना लगे कि हाँ सर ने टीवी दिखाने के लिए कहा, चलो टीवी देखो, क्या करना है, हम उसमें अच्छा है ना कि क्लास नहीं हो रही टीवी हो रही है वो, तो वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप विद्यार्थियों को कहिए कि हाँ नोटबुक ले चले, पेन ले चले वहाँ पे, और जो मुख्य मुख्य बातें कही गई हैं उसको नोट करे वो ज़रूरी है वो। तो वही कह रहा है कि वो दिखाना चाहिए, ऐसा ना लगे कि उन्हें हम केवल क्या कहते हैं कि लेक्चर के सॉरी मनोरंजन के लिए हम दिखा रहे हैं वो। और क्या होना चाहिए वो, और होना चाहिए कि एक टेलीविज़न का कक्ष होना चाहिए वो, जिसमें विद्यार्थियों को अनुशासन पर बल देना चाहिए। यानी कि शांति बनी रहे, कक्षा में शांति बनी रहे, ये उसके आप होना चाहिए वो, शोरगुल ना हो। तो ये कुछ हैं प्रयोग की आप बता सकते हैं कि विधियाँ। तो यानी कि टेलीविज़न की क्या उपयोगिता है, इसको कैसे प्रयोग किया जाए, इसके प्रयोग में क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये दो चीज़ इसमें आप जानिए। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, इसको हम कैसे प्रयोग करें वो। तो कंप्यूटर जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक समय में बिना कंप्यूटर के कुछ भी करना संभव नहीं है वो। हर चीज़ आप कंप्यूटर के द्वारा ही करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर ले लीजिए चाहे उसका लैपटॉप कर लीजिए, उसके बिना कुछ भी करना संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे आप लोग भली भांति परिचित हैं वो। तो हिंदी शिक्षण में भी कंप्यूटर को आधुनिक शब्ददृष्ट उपकरणों के रूप में प्रयोग किया जाता है वो। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना हुआ है। कंप्यूट यानी कि गणना करना, गणना करना यानी कि कंप्यूटर, तो वो कंप्यूट से कंप्यूटर बना, यानी कि जो मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूट करता है, गणना करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं वो। लेकिन जब ये विश्व जाल आया, जो अब वर्ल्ड वाइड वेब आया, इंटरनेट इसमें आया वो, तो इसके बाद से इसका योगदान बहुत ज़्यादा हो गया, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा वो। तो हम ये बात कहते हैं कि कंप्यूटर के बहुत डिटेल में हम नहीं जाते कि कंप्यूटर क्या है, जानते ही हैं कि सब लोगों को कि इसमें भाई कैलकुलेट करते हैं, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं एंट्री करती है, इसका हम तुरंत गणना बता देता है। तो हम डिटेल में इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अभी कंप्यूटर के बारे में। ये समझिए कि कंप्यूटर का क्या लाभ है हमारे शिक्षण में हो, क्या इसका फ़ायदा है हिंदी शिक्षण में हो, तो इसकी उपयोगिता या लाभ आप बता सकते हैं। यह व्यक्तिगत शिक्षण एवं समूह शिक्षण दोनों के लिए उपयोगी है। ये बहुत अच्छी बात ये है कि व्यक्तिगत शिक्षण यानी कि इंडिविजुअल टीचिंग और ग्रुप टीचिंग दोनों के लिए उपयोगी है वो। यानी कि अब चाहे कि केवल एक व्यक्ति पढ़ना तो एक व्यक्ति भी उस पर आप कर सकता है काम, अगर चाहे कि कई सारे लोग बैठे तो एक कमरे में एक कंप्यूटर लैब में चले जाइए, सब लोग काम कर सकते हैं। ये दूसरा लाभ क्या हो गया कि इस
इसमें अनेक विद्यार्थियों के साथ शिक्षण के लिए प्रयोग होता है, परंतु प्रत्युत्तर छात्र अपनी गति से ही देते हैं। यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि एक जो है एक कंप्यूटर लैब में सभी एक साथ हम टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बच्चा चाहे तो अपनी गति से ही उसका जवाब दे सकता है, उसका उत्तर दे सकता है। कैसे? मान के चलिए कि हम कोई प्रश्न बच्चों को हम ऑनलाइन प्रश्न टेस्ट देते हैं, वो भाई उसको फिल करो, उसको पूर्ण करो, वो तो आपने पूरी क्लास को एक साथ दे दिया वो। लेकिन हाँ, कोई बच्चा इसको धीरे कर सकता है, कुछ को स्लो करेगा, कोई बहुत फास्ट कर लेता है वो। तो वो कह रहा है कि एक साथ हम शिक्षण तो कर सकते हैं, लेकिन जो उसका प्रत्युत्तर है, जो उसका आंसर है, जो प्रतिक्रिया है, वो छात्र अपना गति से ही दे सकते हैं। और क्या इसके लाभ हैं? इसके उपयोग से शिक्षण में विभिन्न योग्यता रखने वाले विद्यार्थी अपने गति से ज्ञानार्जन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। वो क्या हो गया इसका मतलब? यानी कि आप जानते हैं कि सभी विद्यार्थियों का सीखने की गति एक जैसी नहीं होती है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है वो। तो वो कह रहा है कि कंप्यूटर के माध्यम से आप अपनी गति से सीख सकते हैं। कक्षा में होगा तो कक्षा में होता तो क्या होता है, शिक्षक आज पढ़ाया, अगले दिन फिर कुछ और पढ़ाएगा, परसों कुछ और पढ़ाएगा, वो नहीं रुका रहता है आपके लिए। लेकिन कंप्यूटर क्या होगा, आप आज चीज़ें समझ में नहीं आई, कोई बात निकल जाए, कल फिर उसी को पढ़िए, परसों जाए फिर उसी को पढ़िए। तो इससे क्या होगा, आप अपनी गति से इसको सीख सकते हैं, इसको बता सकते हैं। और क्या इसकी उपयोगिता हुआ? कंप्यूटर की उपयोगिता यह है कि शैक्षिक संस्थाओं में परीक्षा फल, परिणाम, बच्चों का डेटा इकट्ठा करना, यानी कि इनरोलमेंट नंबर इकट्ठा करना इत्यादि भी कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है वो। क्योंकि जब आप शिक्षक बनेंगे तो ऐसा नहीं होगा केवल आप टीचिंग ही करेंगे, वो आप शिक्षक बनेंगे तो आपको परीक्षा वाले उनका कॉपी का इवैल्यूएशन भी करना होगा, चेक भी करना होगा, उनका रिजल्ट भी निकालना होगा। तो इन सब में आप कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो वही बात कर रहा है कि इसका परीक्षा फल भी निकलता है, इसका हम डेटा भी इकट्ठा करते हैं बच्चों का। आपको बच्चों का रोल नंबर बनाना है, सब कुछ इनरोलमेंट नंबर बनाना है, तो क्या होता है, हम कंप्यूटर के द्वारा ही करते हैं वो। और क्या इसका उपयोगिता बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर विद्यार्थियों के ध्यान को अपनी ओर केंद्रित रखने में सक्षम होता है। कंप्यूटर पे विद्यार्थियों को अगर कंप्यूटर लैब में लीजिए तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, वो उससे बैठकर काम करते हैं। तो क्या करता है कि वो अपनी तरफ वो आकर्षित करता है कंप्यूटर से वो क्या करते हैं कि उस पर बैठते हैं, रुचि लेते हैं पढ़ने के लिए वो। तो वही कह रहा है कि इसको रुचि लेता है हम। और क्या उपयोगिता बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप पीपीटी उसमें बना सकते हैं, आप कोई वीडियो बना सकते हैं, आप एनिमेशन बना सकते हैं, अलग अलग चीज़ें उसमें कोई कार्टून दिखा सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें आप बनाकर विद्यार्थियों को दिखा सकते हैं वो। जिससे क्या होगा कि आपका पाठ एक रुचिपूर्ण हो जाएगा, बच्चे उसमें उत्साहपूर्वक भागीदारी करेंगे वो। ठीक है, तो ये कुछ आप उपयोगिता कंप्यूटर की बता सकते हैं। कुछ और भी आपको समझ में आए तो इसमें ऐड कर सकते हैं वो। तो ये हो गया कंप्यूटर की उपयोगिता। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के प्रयोग की क्या विधि है, कैसे हम कंप्यूटर का प्रयोग करें। तो कंप्यूटर के प्रयोग की विधि, कंप्यूटर के प्रयोग की विधि में सबसे पहले तो ये बताना होगा आपको कि एक कंप्यूटर कक्ष होना चाहिए, जिसको हम कंप्यूटर लैब होते हैं। एक कंप्यूटर कक्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्लासरूम में या कंप्यूटर नहीं रह सकते वो, एक अलग से आपका कंप्यूटर कक्ष होना चाहिए वो। दूसरी बात क्या बता सकते हैं कि कंप्यूटर कक्ष में विद्यार्थियों को शांत या अनुशासन बनाए रखने हेतु निर्देशित करना चाहिए। यानी कि विद्यार्थी बहुत शोरगुल ना करें, शांत बनाए रखें। और क्या बता सकते हैं हम प्रयोग विधि कि विद्यार्थियों को यह निर्देश देना चाहिए कि कंप्यूटर के विभिन्न पार्टों को जहाँ है वहीं रहने दें वो,
उसके उपयोग करने के तत्पश्चात अपने कुर्सियों और अपने टेबल को सही ढंग से रख दें वो। यानी कि जो कंप्यूटर में जानते हैं कि उसके जो पार्ट होते हैं, कीबोर्ड हो गया, उसका उसका माउस हो गया, तो उसको कह रहा है कि उसको ज़्यादा छेड़खानी बच्चे ना करें, क्योंकि बच्चे हैं उनको मन करता है कि हाँ इसको खींच दो, तार खींच दो, वो तो वो तार खींच देंगे, माउस खींच देंगे, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। तो वो आपको निर्देश देना चाहिए। और क्या इसका प्रयोग विधि बता सकते हैं कि विद्यार्थियों को यह निर्देश देना चाहिए कि वह अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर क्लास में आएँ, यानी कि कंप्यूटर लैब में आएँ, तथा जो महत्वपूर्ण बातें उसमें कही जा रही हैं उसको नोट कर लें। वही जो हमने टेलीविज़न में भी बात की थी, सेम यही चीज़ हो गया कि भाई कंप्यूटर केवल खेलने के लिए ना प्रयोग करें, जो जो मुख्य बातें हैं उसको प्रयोग में लेने के लिए वो। और क्या इसके उपयोग विधि बता सकते हैं। शिक्षक को चाहिए कि जो बच्चे थोड़ा धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए थोड़ा समय ज़्यादा दे, या पर्याप्त समय दे या अधिक समय दे अन्य बच्चों की अपेक्षा। यानी कि आपको लगता है कि हाँ ये बच्चा थोड़ा धीरे सीखता है वो, तो सब लोगों को अगर 25 मिनट या 20 मिनट में बता रहे हैं या कुछ समय दे रहे हैं करने के लिए, तो उसको आधे घंटे 45 मिनट का समय दीजिए। तो वही कह रहा है कि उनको समय थोड़ा ज़्यादा दें। और क्या बताना चाहिए उनको निर्देश की उनको प्रयोग की विधि। आप विद्यार्थियों को यह बताइए कि कंप्यूटर के बहुत पास नहीं बैठें, अर्थात अपना जो सर है, जो आंखें कंप्यूटर से बिल्कुल क्लोज ना रखें, एक डिस्टेंस बना के रखें वो। आप देखते होंगे कई लोग लैपटॉप लेते हैं तो बिल्कुल उसमें झुक जाते हैं वो, या कंप्यूटर देखते हैं तो बिल्कुल कंप्यूटर के स्क्रीन के पास चले जाते हैं वो। वैसा नहीं होना चाहिए वो, आप बिल्कुल सीधे बैठिए और कंप्यूटर्स की दूरी बना के रखिए वो। और क्या उन्हें बताना चाहिए, और उन्हें प्रयोग के करने के निर्देश यह देना चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, उनको टच ना करें वो, क्योंकि छोटे अगर बच्चे होते हैं अगर उसको टच कर देंगे तो उनके लिए बहुत हानिकारक हो जाता है वो। तो वो कह रहा है कि उनको टच नहीं करना चाहिए। और क्या विधि बता सकते हैं, विधि यह बता सकते हैं कि कंप्यूटर के प्रयोग करने के बाद उसको पूर्णतः बंद कर कर ही कक्षा रूम से बाहर जाएं वो। यानी कि कंप्यूटर में जो हम यूज़ करते हैं उसको बंद कर दें, फिर हम कक्षा रूम से बाहर जाएं वो। तो ये कुछ इसके प्रयोग की विधियाँ बता सकते हैं वो, कि कैसे हम इसको प्रयोग किया जाए वो। तो अब इसका मुझे और पार्ट जो है कि विश्व जाल के सहायक उपकरण के रूप में वो। तो जानते ही हैं, हम शुरू में ये बात किया था कि जो विश्व जाल, जो इंटरनेट आया, वो कंप्यूटर को और क्या कहते हैं कि और उसकी प्रतिभा को, यानी कि उसकी और क्षमता को बढ़ा दिया वो। कंप्यूटर भाई पहले गणना करने के काम आता था वो, लेकिन जब इंटरनेट आया तो आप देखते हैं कि हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करने में इसका प्रयोग करते हैं, सूचनाओं को बनाने में, शेयर करने में। यानी आपने कुछ लिखा है, ईमेल तुरंत कर दिया बच्चों को वो। अभी जो हम चल रहा है हमारे यहाँ पे, अभी लॉकडाउन चल रहा है वो, कई लोग आप लोगों ने असाइनमेंट हमें भेज रहे हैं, वो कैसे भेज रहे हैं, वो असाइनमेंट टाइप किया आपने, मुझे ईमेल कर दिया, मैंने यहाँ चेक कर लिया वो। तो ये इसकी बहुत बड़ी एक उपयोगिता हो गई कि आप कहीं भी बैठे हुए हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना आपको शेयर करनी हो तो आप तुरंत कर सकते हैं। अगर मुझे कोई सूचना कोई आपको भेजनी हो, कोई ईमेल करनी हो वो, तो मैं सभी आप लोगों को एक इकट्ठा एक ईमेल ग्रुप बना लूँगा और एक साथ सबको भेज सकता हूँ। तो ये है विश्व जाल में इसका सहायक उपकरण। तो आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर का जो एक फ़ायदा है विश्व जाल के रूप में, वर्ल्ड वाइड वेब में, एक बहुत ही ज़्यादा है वो, क्योंकि इसके माध्यम से हम देश दुनिया की सारी खबरों को, देश दुनिया के विश्वविद्यालयों से सारी सूचनाओं को, देश दुनिया के विभिन्न लाइब्रेरी को हम क्या करते हैं, घर बैठे ही एक्सेस कर लेते हैं। आप देखे हो कि हाँ, आप जो लाइब्रेरी होती है, ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है, अमेरिका की लाइब्रेरी, ऑस्ट्रेलिया की लाइब्रेरी, ब्रिटेन की लाइब्रेरी, आप घर बैठे उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं वो। तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है इसका, कंप्यूटर का, आपका विश्व जाल के सहायक उपकरण के रूप में वो। तो ये इस प्रकार से आप बता सकते हैं वो। तो ये हो गया आपका श्रव्य दिश उपकरण।
ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें आपको पढ़ना है टेलीविज़न और कंप्यूटर। तो इसमें आप समझिए कि टेलीविज़न की उपयोगिता क्या है, इसको कैसे प्रयोग किया जाए, प्रयोग की क्या विधि होना चाहिए, कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है और कैसे इसका प्रयोग किया जाए। वो प्रयोग विधि इसलिए बता रहा बार बार क्योंकि अब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको ये चलाने भी आना चाहिए। आपको ज्ञान तो होना चाहिए इसके बारे में, लेकिन साथ साथ इसको चलाने भी आना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं आप लोगों को बताऊँगा। जो आपका मुद्रित उपकरण है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, यानी कि जो प्रिंट एड्स हैं इसका हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसको पढ़िए, ना समझ में आए तो हमें दोबारा पूछिए। थैंक यू सो मच।